नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में हम लोग इंटरेक्शन, मीटिंग या ओवरटेक के कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि टू एंड फ्रो मोशन या टू एंड फ्रो जर्नी में था। पिछले पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ मीटिंग्स के बारे में, पार्ट 2 में आज उसको समराइज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग पिछले वीडियो की चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए, जो हम लोगों ने सीखा था, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला टेबल है और ये सेम डायरेक्शन वाला टेबल है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मीटिंग्स हमने सीखा था। आज जो पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग सीखेंगे, वहाँ सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे थे, मान लीजिए P और Q, A तथा B से एक दूसरे की ओर V1 और V2 वेलोसिटी से मूव करते हैं एक ही टाइम पर, तो जो पहली मीटिंग होगी वो तब होगी जब दोनों मिलकर D डिस्टेंस तय कर लेंगे। उसके बाद जो सब्सिक्वेंस मीटिंग होंगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो प्रत्येक मीटिंग के लिए 2D डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो D में 2D बढ़ा तो 3D, फिर 3D में 2D बढ़ा तो 5D। और इसका मतलब nवीं मीटिंग जो होगी वो टोटल डिस्टेंस तय हो जाएगा 2n-1 इंटू D। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तय होने का यहाँ मतलब है कि दोनों के द्वारा तय किए गए डिस्टेंस का सम है ना, दोनों के द्वारा तय किए गए डिस्टेंस का सम। और देखिए कि अगर हम लोग इसके द्वारा जो डिस्टेंस तय कर रहे हैं उसको x मान लेते हैं, x बराबर v1t, y बराबर v2t, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दोनों को इक्वल टू d करेंगे जोड़ करके, तो t बराबर d बाई v1 प्लस v2, ये हमारे पास आ गया। तो अगर डिस्टेंस 2d बढ़ रहा है तो टाइम 2t बढ़ेगा, यानी अगले मीटिंग के लिए 3t टाइम, उसके अगले मीटिंग के लिए 5t टाइम, और एनवें मीटिंग के लिए 2n-1t टाइम। ठीक है, और आप देखें कि ये x और y का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। देखिए, जब 3x 3y हुआ तब भी रेशियो v1/v2, जब xy था तब भी रेशियो v1/v2, और यहाँ देखिए 5x 5y हुआ है तब भी रेशियो v1/v2। इसका मतलब कि जो a द्वारा तय की गई दूरी, मतलब p द्वारा तय की गई दूरी है, और जो q द्वारा तय की गई दूरी है, उसका रेशियो जो होगा वो हमेशा v1/v2 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो किसी टाइम अगर हमको पता है कि 5वीं मीटिंग के लिए दोनों ने मिलकर कुछ डिस्टेंस तय किया है 150 किलोमीटर, तो A ने कितना दूरी तय किया और B ने कितना दूरी तय किया, वो निकालने के लिए 150 किलोमीटर को हम V1 V2 के रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उस मीटिंग तक के लिए दोनों के लिए टाइम सेम है। और टाइम जब सेम होता है तो जो चाल का अनुपात होता है वही तय की गई दूरी का अनुपात होता है। उसी कंसेप्ट का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। सेम चीज़ देखें, अगर हम लोग दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो पहली मीटिंग 2D डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, तो इस 2D डिस्टेंस को तय करने के लिए अगर दोनों द्वारा कैपिटल T टाइम लिया जा रहा है, तो कैपिटल T का मान d2d बाई v1 प्लस v2। देखिए, यहाँ पर बहुत लोग इस कन्फ्यूजन में होंगे कि सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है सर, तो माइनस क्यों नहीं किए। हमने बात की है कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरियों का योग है ना। अगर पहला वाला T टाइम के लिए चला तो उसके द्वारा तय दूरी v1t, दूसरे के लिए v2t, दोनों का जोड़ हमारा 2D होना चाहिए मिलने के लिए। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया है, एक दूसरे का पीछा नहीं कर रहा है, तो दोनों जोड़ के ये कैपिटल T हम लोगों ने माना। अभी चूंकि इसमें हम लोग T का मान इतना यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ भी अगर हम इसको T से रिप्लेस कर दें तो ये बराबर 2T हो जाएगा, उसी को हमने यहाँ 2T लिखा है। क्लियर है, तो यहाँ भी v1 इंटू कैपिटल T आना चाहिए था, तो v1 इंटू 2T आ गया है। क्लियर, तो v1 इंटू T को x हमने लिखा था, तो इसको 2x लिख दिया, 2y लिख दिया। अब प्रत्येक अगले मीटिंग के लिए डिस्टेंस में 2D बढ़ा, 4D हो गया, तो यहाँ 2y 4y, यहाँ 4x, और ये टाइम में भी 2T बढ़ जाएगा, 4T। सिमिलरली थर्ड मीटिंग के लिए 6x 6y 6D और 6T। तो एनवें मीटिंग के लिए 2nx 2ny 2nd और 2nt। क्लियर है, तो एक बार आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रख सकते हैं आप याद, ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मीटिंग्स के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवरटेक्स के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है, ओवरटेक्स की चर्चा हम लोग आगे पोजीशन टाइम ग्राफ में करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं बोर्ड पर। P and Q starts moving towards each other from the points A and B with speeds 30 km/h and 50 km/h at the same time. Distance between A and B is 150 km. P and Q continue their to and fro journey between A and B। ये इंस्ट्रक्शन है, और इसी इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग खींचना सीखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, और फिर यूज़ करना सीखेंगे हम लोग ज्योमेट्री इस तरह के प्रश्न में। चलिए आगे चलते हैं।
ऐसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ, बस यहाँ डिफरेंस क्या है, स्पीड अलग अलग है, वहाँ 50 km/h है और यहाँ 75 km/h है। दोनों में ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पी एंड क्यू अलग अलग पॉइंट से, ए और बी से एक दूसरे की ओर, है ना। और टू एंड फ्रो जर्नी दोनों ही कर रहे हैं, मतलब ए से बी जो जा रहा है वो वापस बी से आ रहा है, फिर ए से बी जा रहा है, दूसरा वाला भी बी से ए आ रहा है, वापस ए से बी जा रहा है, और ये कंटिन्यू करते रहते हैं इन्फिनाइट टाइम तक। ठीक है, चलिए, तो पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने से पहले हम लोग दो इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। पहली बात ये, जो हम लोगों ने पिछला वीडियो आपने देखा होगा, जो हम लोगों ने किया था, वहाँ पर मीटिंग के बारे में हम लोगों ने जाना था। जो फास्ट मूव कर रहा है इन दोनों में से, वो अगर एक राउंड लगाता है, अगर एक राउंड लगाने का मतलब ए से बी जाना या बी से ए आना, ए से बी जाना एक राउंड हो गया, फिर वापस बी से ए आया तो दूसरा राउंड हो गया। तो जो फास्ट मूव कर रहा है वो यदि एक राउंड लगाता है तो एक इंटरेक्शन अवश्य होता है। इंटरेक्शन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। इंटरेक्शन मीटिंग भी हो सकता है और ओवरटेक भी हो सकता है। जब अपोजिट डायरेक्शन से इंटरेक्शन होगा तो मीटिंग, और जब सेम डायरेक्शन से इंटरेक्शन होगा तो ओवरटेक, है ना। कोई जो फास्ट होगा वो ओवरटेक करके पार हो जाएगा, दूसरी ओर चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो जो फास्ट मूव कर रहा है उसके प्रत्येक राउंड में एक इंटरेक्शन तय होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर मान लिया जाए ए से शुरुआत की थी पी ने और बी से शुरुआत की थी क्यू ने एक दूसरे की ओर, तो एक बार तो अवश्य मिलेंगे दोनों ए और बी के बीच में। अब यदि ए वाला फास्ट मूव कर रहा है, पी फास्ट मूव कर रहा है, वो बी पर पहुंच जाएगा पहले और वहाँ से वापस होगा, वहाँ से वापस होगा। अब ये वाला जो है, हो सकता है कि ए पर पहुँच के वापस हुआ हो या ना भी हुआ हो। अगर ये ए पर पहुँच के वापस हुआ है तो दोनों फिर से मिलेंगे, एक इंटरेक्शन होगा और वो मीटिंग होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से मिलेंगे। अगर ये नहीं पहुँचा है तो ये वहाँ पहुँच के वापस होगा और इसको ओवरटेक कर जाएगा। ठीक है, तब भी एक इंटरेक्शन होगा। यानी जो फास्ट मूव करता है उसके प्रत्येक राउंड में एक इंटरेक्शन तय होता है, अगर दोनों सेम एक्सट्रीम से नहीं चले हैं तो एक ही समय पर। क्या होगा अगर दोनों सेम एक्सट्रीम से एक ही समय पर चलेंगे? जो हम लोगों ने देखा था कि किसी खास समय दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किए थे, जिसमें सेकेंड वाले मीटिंग वाले कंसेप्ट में ए से पी भी चला था और ए से क्यू भी चला था। बी पर पहुंचना है दोनों को। जो फास्ट होगा वो पहले पहुंच जाएगा और वापस हो जाएगा, है ना। तो जो फास्ट होगा वो पहले पहुंच जाएगा, तो उसके उस राउंड में कोई इंटरेक्शन हो पाएगा क्यू के साथ। अगर पी फास्ट मूव कर रहा है तो पी पहले पहुंच जाएगा, यानी उसके उस राउंड में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर किसी खास समय पर दोनों एक ही एक्सट्रीम से एक साथ मूव करना शुरू करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है फास्टर वाले का, उस राउंड में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। नहीं तो जो फास्ट मूव करता है उसके एक राउंड में, उसके प्रत्येक राउंड में एक इंटरेक्शन अवश्य होता है। वो इंटरेक्शन में भी कि मीटिंग हो या फिर ओवरटेक हो। लेकिन अगर दोनों सेम टाइम में सेम एक्सट्रीम पर हों, किसी खास टाइम में सेम एक्सट्रीम पर हों, तो वहाँ से जो फास्टर का नेक्स्ट राउंड होगा, वहाँ से जो फास्टर का नेक्स्ट राउंड होगा उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने योग्य है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और वो स्थिति यहाँ भी आ सकती है। यहाँ भी जर्नी के क्रम में कोई ऐसा समय आएगा जिस समय कि दोनों पी और क्यू, दोनों, यहाँ पी था, पी और क्यू दोनों जो है एक साथ एक ही एक्सट्रीम पर होंगे, या तो ए पर या बी पर। और उसके बाद जो फास्ट मूव कर रहा है उसकी जो राउंड होगी उस राउंड में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। ये एक बात थी। दूसरी बात पर आते हैं, चलिए। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब बताइए इस इंस्ट्रक्शन में जो P मूव कर रहा है ए से बी की तरफ, उसका एक राउंड का टाइम क्या है, उसको हम लोग T1 ले लेते हैं। उसका एक राउंड का टाइम क्या होगा, 150/30 यानी 5 घंटा। और जो दूसरा वाला है Q, उसका एक राउंड का टाइम क्या होगा, 150/50 यानी 3 घंटा। इसका मतलब इसको 5 घंटा समय मिलेगा तो ये एक राउंड लगा लेगा, ए से बी पहुंच जाएगा। और इसको 3 घंटा समय मिलेगा तो ये एक राउंड लगा लेगा, बी से ए पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ एक ही एक्सट्रीम पर किसी समय हों, या तो ए पर हों या बी पर हों।
अगर ए पर आना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, ए पर पहुंचने के लिए, ए पर दोनों को पहुंचना है ना, ए पर पहुंचने के लिए नंबर ऑफ राउंड्स अगर हम देखें, जो हमारा P था, P ए से ही चला था और ए पर वापस आना है, तो किसी को अगर अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आना है तो उसको नंबर ऑफ राउंड्स कितना लगाना पड़ेगा, हमेशा इवन नंबर में। जैसे ए से बी जाना था, एक राउंड में वो बी पर पहुंचेगा, दूसरे राउंड में वापस ए पर पहुंचेगा, फिर तीसरे राउंड में बी पर पहुंचेगा, चौथे राउंड में वापस ए पर पहुंचेगा। मतलब अगर उसको अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आना है तो उसको नंबर ऑफ राउंड्स कितने लगाने पड़ेंगे, इवन, 2, 4, 6, 8। क्यों, बी से चला था, उसको अगर ए पर पहुंचना है तो वो पहले राउंड में पहुंचेगा या तीसरे राउंड में पहुंचेगा या पांचवें राउंड में पहुंचेगा, तो उसको नंबर ऑफ राउंड्स कितने लगाने होंगे, ऑड। ठीक, अगर हम बी पर दोनों को एक साथ पहुंचाना चाहते हैं तो एक बात तय हो गई, अगर जिस इंड से हमने शुरुआत की है उसी इंड पर वापस आना है तो हमको नंबर ऑफ राउंड्स इवन में लगाने होंगे, और अगर हमको अपोजिट इंड पर पहुंचना है तो नंबर ऑफ राउंड्स हमको लगाना पड़ेगा ऑड में, है ना। तो अगर P को B पर पहुंचना है, A से चला था तो उसको नंबर ऑफ राउंड्स और लगाना पड़ेगा, Q को B पर पहुंचना है, B से ही चला था तो उसको इवन नंबर ऑफ राउंड्स लगाने पड़ेंगे। क्लियर है। अब यहाँ बताइए कि हमको अगर दोनों को एक साथ A पर पहुंचना है तो इसका टाइम और इसका टाइम क्या होना चाहिए, सेम। इसके एक राउंड का टाइम है कितना, 5, तो इसको किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना नंबर ऑफ राउंड्स होगा उतना से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। इवन में है वो 5 को हमने इवन से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 होता 5 गुना 2, 4 होता 5 गुना 4, 6 होता 5 गुना 6। यहाँ पर टाइम इसका एक राउंड का 3 है और इसको ए पर पहुँचाना है तो हमको ऑड नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो 1 या 3 या 5 या 7। अब बताइए कि 5 और 3 दोनों ही ऑड है, एक ऑड को हम इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस ऑड को हम ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या दोनों टाइम कभी इक्वल होने की संभावना है, नहीं होगा, है ना। मतलब ये हो गया कि अगर दोनों ऑड है तो कोई ए पर नहीं मिलेगा। सेम केस यहाँ पर भी है, 5 को हम लोग ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम लोग इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही केस है, 5 ऑड है 3 ऑड है, एक ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे ऑड को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी कभी इक्वल टाइम नहीं आएगा। मतलब इस तरह के केस में जहाँ अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों और दोनों का जो एक राउंड का टाइम है वो ऑड है, तो यहाँ कभी ऐसा केस नहीं बनेगा कि दोनों एक साथ एक ही एक्सट्रीम पर हों, है ना। यानी यहाँ पर फास्टर का कोई भी ऐसा राउंड नहीं होगा जिस राउंड में इंटरेक्शन नहीं हो, यानी फास्टर के प्रत्येक राउंड में एक इंटरेक्शन यहाँ पर होगा। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस निकालना है तो हम केवल क्या निकालने, उस दिए गए टाइम में फास्टर का निकालने क्या, नंबर ऑफ राउंड्स। अगर मान लीजिए कि 30 घंटे का समय दिया गया है तो फास्टर वाला कितना राउंड लगाएगा 30 घंटे में, 10 राउंड, तो 10 इंटरेक्शन तय होगा, बिना कुछ किए हम लोग तय कर सकते हैं। 10 इंटरेक्शन में कितना मीटिंग होगा और कितना ओवरटेक होगा वो जानने के लिए अब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि दोनों किसी न किसी एक्सट्रीम पर मिले तो इन दोनों टाइम में से किसी एक टाइम को याद इवन होना पड़ेगा, नहीं दोनों ऑड नहीं रहना चाहिए। कोई एक इवन हो या दोनों का दोनों इवन हो जाए, कोई एक इवन हो या दोनों का दोनों इवन हो जाए, तो फिर पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल आ सकता था इवन टाइम्स में, है ना, ऐसा हो सकता था। या एक में ऑड एक में इवन टाइम में, जैसे आप देख सकते हैं 2 गुना 3 6 आता, 3 गुना 2 6 आता, यानी 6 घंटा ऐसा टाइम होता जब ये ऑड नंबर ऑफ राउंड्स लगा के पहुँचता और ये इवन नंबर ऑफ राउंड्स लगा के पहुँचता, दोनों एक ही एक्सट्रीम पर होते। क्लियर है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमको दोनों को एक ही एक्सट्रीम पर पहुंचाना है तो उसके लिए ये जो टाइम है एक राउंड का, इसमें से किसी एक को इवन होना पड़ेगा या दोनों को इवन होना पड़ेगा। अगर दोनों ऑड होंगे तो दोनों एक साथ एक एक्सट्रीम पर कभी नहीं पहुंचेगा। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, दोनों कंसेप्ट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग बहुत सारा काम आगे करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ खींचते हैं इस इंस्ट्रक्शन के लिए, फिर उसके लिए खींचेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का दोनों इंस्ट्रक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा उसमें 2 फिर एग्जांपल होगा इंस्ट्रक्शन का जो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने के लिए हम लोग सीख लेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने के लिए
एक और बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये कि अगर कोई टाइम हमको ऐसा मिले जिसमें जैसे शुरुआत हुई थी फिर से वही पोजीशन प्राप्त कर लिया जाए दोनों के द्वारा, पी ए से चला था तो पी ए पर पहुंच जाए, क्यू बी से चला था तो क्यू बी पर पहुंच जाए, एक टाइम ऐसा मिल जाए हमको, तो क्या होगा, वहाँ से फिर वही जर्नी शुरू हो जाएगी। जितनी बातें मान लीजिए कि 0 टाइम पर और टी टाइम के बीच में जो जर्नी थी, ठीक है, यहाँ पर पी जो है वो ए पर था और क्यू जो है वो बी पर था, वापस टी टाइम पर आकर के पी जो है वो ए पर आ जाए, क्यू जो है वो बी पर आ जाए, तो अगले टी टाइम के लिए यानी 2t तक जो जर्नी यहाँ से यहाँ तक की होगी वही जर्नी यहाँ से यहाँ तक की होगी। यहाँ से यहाँ तक जितना मीटिंग होगा उतना मीटिंग यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना ओवरटेक होगा उतना ही ओवरटेक यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना इंटरेक्शन होगा वही सेम चीज़ रिपीट होगा, फिर अगला टी टाइम के लिए भी यही रिपीट होगा, है ना। 3t के लिए फिर सेम जर्नी मिलेगा। क्लियर है। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम लोग इस टी टाइम को प्राप्त करें जहाँ पर दोनों वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर एक साथ पहुँच जाते हैं। ठीक है, जब सर्कुलर ट्रैक हम लोग पढ़ेंगे देखिएगा इस पर कितना सारा क्वेश्चन बनता है। दोनों वापस अपने पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर एक साथ पहुंच जाए, वो टाइम हमको प्राप्त करना है और उसी टाइम तक का हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ खींचेंगे, है ना। चलिए, तो वो टाइम कैसे हम लोग प्राप्त करें, दोनों वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंचना चाहता है, ए वाला ए पर पहुंचे, बी वाला बी पर पहुंचे, तो दोनों को इवन नंबर ऑफ राउंड्स लगाने पड़ेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था कि वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंचने के लिए नंबर ऑफ राउंड्स कितने लगाने पड़ते हैं, इवन। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं 15 घंटा एक ऐसा टाइम है जहां ये 5 वाला जो है वो 3 राउंड लगा के पहुंचेगा और 3 वाला 5 राउंड, दोनों का ऑड है तो इसको हम लोग डबल कर देते हैं, दोनों का इवन हो जाएगा। यानी वो टाइम कितना हम ले लेंगे, 30 घंटा, और प्रत्येक बार ऐसा ही आएगा कि दोनों को एलसीएम लेकर के डबल कर देंगे जब भी ऑड रहेगा। तो 30 घंटा एक ऐसा समय होगा जहां वापस क्या होगा, पी ए पर पहुंच जाएगा और क्यू बी पर पहुंच जाएगा, तो 30 घंटे की जर्नी का ग्राफ हम लोग खींचेंगे। ठीक है, कितने घंटे की जर्नी का ग्राफ हम लोग खींचेंगे, 30 घंटे का। और इस 30 घंटे में जितनी सारी घटनाएं होंगी वही घटनाएं अगले 30 घंटे में रिपीट होंगी और फिर अगले 30 घंटे में रिपीट होंगी। क्लियर है। चलिए, 30 घंटे का जर्नी हम लोग खींचते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं इस इंस्ट्रक्शन के लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ खींच लेते हैं। 2 पोजीशन हमारे पास है बी। पोजीशन टाइम ग्राफ आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कैसा होता है, एक टाइम का लाइन होता है और एक पोजीशन का लाइन होता है ना। और अगर मान लीजिए किसी वस्तु का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो ऐसा ग्राफ आता है। अगर मान लीजिए चेंज कर रहा है कि 0 सेकंड पर वो यहाँ था और 5 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच जाता है 10 मीटर की दूरी पर, तो कुछ इस तरह का बनता है, नहीं ये वाला ग्राफ मिलता है हमको। तो ये जो लाइन होता है ये टाइम का लाइन होता है और ये लाइन क्या होता है, पोजीशन का लाइन होता है। नहीं, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 9th क्लास में है ये पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। बहुत लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, जीपीएस मेथड या और भी अलग अलग, पाथ ट्रैकर, कुछ भी नाम कुछ भी हो, पर ये है पोजीशन टाइम ग्राफ ही। यहाँ पर हम लोग जो 2 पोजीशन लेके चल रहे हैं ए और बी, तो दोनों को टाइमलाइन के साथ में हम लोग ड्रॉ करेंगे। मिटा देते हैं इसको। ये हमारा टाइमलाइन है, मतलब इस लाइन पर केवल टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना। और ये हम लोग को 30 घंटे का टाइमलाइन खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग ए के लिए खींचते हैं। ए के लिए जो एक राउंड का टाइम है वो 5 घंटे का, मतलब पी जो चला था ए से वो 5 घंटे बाद कहाँ पहुँच जाएगा, बी पर। 5 घंटे बीत जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये पाथ है पी का, ये पी का पाथ नहीं है, पी का ये मार्ग नहीं है, इस मार्ग पे चल के नहीं पहुँचा है। पी ए से बी की तरफ स्ट्रेट चला है, लेकिन इसके ए से बी तक पहुँचने में टाइम कितना चेंज हो गया है, 5 मिनट का, है ना, 5 घंटे का। फिर वापस जब ये बी से ए पहुँचेगा तो 5 घंटा और बीत जाएगा, फिर 15 घंटा बीत जाएगा, फिर 20 घंटा बीत जाएगा और आगे बढ़ा देते हैं, फिर 25 घंटा बीत जाएगा और फिर 30 घंटा बीत जाएगा। क्लियर है। ये पाथ होगा आपका किसका,
सॉरी ये ग्राफ होगा आपका किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा पी का, जो कि ए से चला था, नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग जो बी से चला है क्यू, उसका 3 घंटे में वो एक राउंड पूरा करता है, 5 से कम होगा 3 घंटा, ठीक है। छठे घंटे में वो यहाँ पहुँच जाएगा, 9वें घंटे में ये वापस से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। 12वें घंटे में वो यहाँ पहुँचेगा कहीं, और 15वें घंटे में वापस यहाँ, देखिए दोनों सेम होना चाहिए। 18वें घंटे में यहाँ पहुँचेगा कहीं, 18 3 21वें घंटे में यहाँ पर, 24वें घंटे में यहाँ पर, 25 इसका था, और 27वें घंटे में यहाँ, और 30वें घंटे में वापस यहाँ। ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं कहाँ कहाँ इनका इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट है इंटरेक्शन का, देखिए आप जर्नी में, और ये पॉइंट किस चीज़ का है, मीटिंग का है या ओवरटेक का है, वो देखिए आप लोग। तो यहाँ डायरेक्शन कैसा है दोनों का, इसका डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, इसका बी से ए की तरफ, अपोजिट है, तो ये मीटिंग का पॉइंट है। दूसरा यहाँ है, देखिए यहाँ भी डायरेक्शन कैसा है, इसका बी से ए, और इसका कैसे आप पता करते हैं बी से, टाइम 5 से 10 चेंज हो रहा है यहाँ, तो इधर से इधर जा रहा है, और ये 3 से 6 इधर चेंज हो रहा है, तो ये ए से बी की तरफ आ रहा है, ये भी मीटिंग का पॉइंट है। यहाँ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ये बी से ए जा रहा है, और ये भी बी से ए के जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, ये ओवरटेक का पॉइंट है। ये वापस मीटिंग का पॉइंट है, ये फिर से मीटिंग का पॉइंट है, ठीक है, ये भी मीटिंग का पॉइंट है, ये मीटिंग का पॉइंट है, ये ओवरटेक का पॉइंट है। आप देख सकते हैं ये 20 से 25 ए से बी की तरफ, ये 21 से 24, ये भी ए से बी की तरफ। यहाँ पर एक मीटिंग का पॉइंट है, और यहाँ एक मीटिंग का पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ अगर आप टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन काउंट करना चाहें, टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन काउंट करना चाहें, टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन वो काउंट करना चाहें तो कितना है, काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन 10 हो रहे हैं। नंबर ऑफ मीटिंग्स कितना है, और नंबर ऑफ ओवरटेक कितना है, नंबर ऑफ मीटिंग्स है 8, और नंबर ऑफ ओवरटेक से 2। आप काउंट कर लीजिए, देखिए ओवरटेक 1 2 है, तो बाकी 10 में से 8 क्या रहा होगा, मीटिंग रहा होगा, क्लियर है। तो ये तो हमको इस ग्राफ के द्वारा पता चल रहा है। और ऐसे भी देखें, ये जो इंस्ट्रक्शन था, इस इंस्ट्रक्शन में दोनों का टाइम ऑड था, तो हमको पता है कि फास्टर का कोई ऐसा राउंड नहीं है जहाँ पर इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो। टोटल जर्नी 30 घंटे की है, तो फास्टर का नंबर ऑफ राउंड कितना है, फास्टर का नंबर ऑफ राउंड है, इसका टाइम हमारे पास 3 घंटा दिया हुआ है। जो बी से चला था 50 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, इसका एक राउंड का टाइम 3 आवर है, और इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसका एक राउंड का टाइम कितना है, 5 आवर है। तो 3 घंटा इसका एक राउंड का टाइम था, 30 घंटे में ये 10 राउंड लगा चुका होगा। और इस प्रश्न में फास्टर का कोई भी ऐसा राउंड नहीं है जहाँ इंटरेक्शन नहीं हुआ हो, तो 10 राउंड 10 इंटरेक्शन, क्लियर है। अब नंबर ऑफ मीटिंग्स और नंबर ऑफ ओवरटेक्स कैसे निकालते हैं उसकी बात हम लोग करते हैं। नंबर ऑफ मीटिंग्स निकालने का एक तरीका देखिए क्या है, बिना ग्राफ खींचे अगर हम निकालना चाहें तो 10 राउंड अगर लगा रहा है फास्टर वाला, तो डिस्टेंस कितना तय करेगा, 10d, जहाँ d है ए और बी के बीच की दूरी। तो देखिए इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, ये है 3:5 है ना। तो ये अगर 10 राउंड लगा रहा है तो ये कितना लगाएगा, 6 राउंड लगाएगा, ठीक। तो दूसरे वाले का द्वारा तय किया गया डिस्टेंस कितना होगा, 6d। दोनों मिलके कितना डिस्टेंस तय करेगा, 16d। और आप बताइए कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से चलता है तो पहला मीटिंग कितने डिस्टेंस पर होता है, d, दूसरा 3d, तीसरा 5d एंड सो ऑन, लास्ट वाला 2n-1 इंटू d। तो इसके जस्ट पहले वाला ऑड कौन सा मिलेगा, 15d, यानी लास्ट जो मीटिंग हुआ होगा वो 15d डिस्टेंस पर हुआ होगा। तो 2n-1 इंटू d बराबर 15d, n का वैल्यू आ गया 8। ये एक तरीका हमारे पास नंबर ऑफ मीटिंग्स फाइंड आउट करने का, ठीक है।
क्लियर है? ये एक तरीका है बिना ग्राफ खींचे नंबर ऑफ मीटिंग फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका क्या है जो देखिए सबसे आसान है, इनके स्पीड का रेशियो कितना है 3:5। इनके स्पीड का रेशियो कितना है 3:5, दोनों को जोड़ दीजिए 3 + 5। तो जो टाइम है हमारा एक कंप्लीट जर्नी का, जिसके बाद जर्नी रिपीट होगी सेम, वहाँ तक जो नंबर ऑफ मीटिंग होगा वो दोनों के का रेशियो ले लीजिए और दोनों टर्म्स को जोड़ दीजिए, 5 × 3 = 8। क्लियर है? तो बिना ये सब कुछ किए हमको पता चल गया अगर 10 इंटरेक्शन है तो 10 में से मीटिंग 8 है, ओवरटेक्स कितना है 2। यानी यहाँ तक का क्वेश्चन अगर हमारे पास है कि हमको इंटरेक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मीटिंग्स निकालना है, नंबर ऑफ ओवरटेक्स निकालना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की। ठीक है, हम लोग ऐसे ही पता कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। क्लियर हो पा रही है बात? अब आगे देखिए ज्योमेट्री कैसे यूज़ करेंगे इसमें। यहाँ देखिए ये वाला जो लेंथ है वो 3 होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा 5 होगा। क्लियर है? बात करेंगे आगे हम लोग कि ये 3 और 5 जुट के क्यों हो जाता है, इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको मैं बताऊंगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं बताइए? ये दोनों ट्रायंगल हैं आपके सिमिलर, है ना? देखिए ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो साइड का रेशियो होगा वही कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर का भी रेशियो होगा। तो ये 3 होगा और ये भी कितना होगा 5। इसका मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर जो है ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 3:5 के रेशियो में बांट सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पर ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हम 3:5 में बांट सकते हैं। और हमको अगर ये वाला टाइम निकालना है तो बी को 5 डिस्टेंस तय करा दें या ए को 3 डिस्टेंस तय करा दें। ए से बी की ओर 3 आया है ये, और ये बी से ए की तरफ 5 गया है। ये 3 5 कौन सा डिस्टेंस है? तो 150 को आप 3:5 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 3 5 कितना हो रहा है 8 डिस्टेंस तय करने में इसको लग रहा है कितना 3 घंटा, तो 5 डिस्टेंस तय करने में कितना घंटा लगेगा ये टाइम आप निकाल सकते हैं ज्योमेट्री यूज़ करके। या इधर से देखिए 8 डिस्टेंस तय करने में इसको लग रहा है 5 घंटा, तो 3 डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा, वहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों टाइम सेम आएगा। क्लियर है? तो ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए अगर हमको यहाँ निकालना है, यहाँ टाइम इस मीटिंग का टाइम कौन सा है, तो ये 1 यूनिट होगा और ये 7 होगा, है ना? तो ये जो टाइम है इसका हम लोग 1/7 ले लेंगे। क्लियर है? यहाँ के बाद और उसको 5 में क्या करेंगे जोड़ देंगे, या इधर से हम लोग ले लें तो 3 में जोड़ देंगे 7/8 उस टाइम का, जो टाइम इसको लगना था यहाँ तक पहुँचने में, उस टाइम का 7/8 जोड़ दें। तो ये ज्योमेट्री आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये 3 + 5 कैसे हो जाता है ना? चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग। तो कुछ चीज़ें मिटानी होंगी बोर्ड से, है ना? उस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। आगे जब हम लोग उसका पोजीशन टाइम ग्राफ खींचेंगे तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्लियर है? चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है ये km है और ये kn है, यानी इनके स्पीड का रेशियो जो है वो m/n है। और ये जो डिस्टेंस है ए बी के बीच का वो d है। हम 150 30 50 को भूल जाते हैं अभी। तो हम अगर ये टाइम निकालने की, ये वाला मीटिंग जिस टाइम पर हो रहा है ना, तो वो मीटिंग 2n - 1 × t टाइम होना चाहिए। क्लियर है? जहाँ t का मान क्या होना चाहिए d/v1 + v2, यानी d/km + n। क्लियर है? यहाँ पर होना चाहिए मीटिंग। और ये मीटिंग देखिए अगर हम इधर से निकालना चाहें, ये टाइम अगर हम निकाल पाएँ, ये टाइम होगा कितना, तो अगर हम पहले राउंड का टाइम निकालना चाहें p का, तो वो कितना होगा देखिए d/km, है ना? t2 कितना होगा d/kn। एलसीएम कितना होगा t1 t2 का, जो एलसीएम होगा वो आएगा d/k। तो ये जो हम ले रहे हैं टाइम ये कितना हो जाएगा 2d/k। 3 5 का एलसीएम 15 आया था, उसको हम लोग डबल कर दिए थे। तो ये टाइम जो 30 घंटा वो एक्चुअली 2d/k है। क्लियर है ना? और हमको यहाँ तक का टाइम निकालना है, तो इसके बाद जो टाइम लग रहा है उस टाइम को अगर हम लोग माइनस कर दें, क्लियर है, उस टाइम को अगर हम लोग माइनस कर दें, तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कितना आ रहा है 3, ये कितना आ रहा है 5, इसका मतलब mn रहा होगा, तो ये भी कितना आएगा m आएगा, और ये कितना आएगा n आएगा। देखिए यहाँ पर ये 30 था, ये 50 था, 3 5 आ रहा था,
यहाँ भी 3 5 आ रहा है, तो ये m/n आएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, m/n आएगा रेशियो। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो टाइम कितना हो जाएगा कि हम लोग इस वाले को जो ब्लैक कलर का है उसको m डिस्टेंस चला दें, या जो ग्रीन कलर वाला है उसको n डिस्टेंस चला दें। तो ग्रीन वाले का चाल है कितना kn, या ब्लैक वाले का चाल कितना है। तो ये टाइम कुछ हम लोग मान लेते हैं, ये टाइम अगर हमारे पास कुछ है x है, तो इस x का वैल्यू कितना है, xt हम लोग लिख देते हैं। इस xt का वैल्यू कितना है, ये है डिस्टेंस dm/m+n डिस्टेंस हम तय करा दें किसको, ब्लैक वाले को, और ब्लैक वाले का चाल कितना है km। तो इसके चाल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं km, ये कितना आ जाएगा बताइए तो, mm कैंसिल, d/k × m+n, या ये n डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है dn/m+n, d को हमने m/n में बांट दिया है। ये डिस्टेंस हम चला दें ग्रीन वाले को, ग्रीन वाले का चाल कितना है kn, तो चाल से हम लोग डिवाइड कर दें, n कट जाएगा, d/k × m+n। यानी ये जो टाइम है जो इस मीटिंग के बाद यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है वो कितना है d/k × m+n। यानी ये 2d/k को हम लोग पूरा टाइम लेते हैं, इसमें से ये वाला टाइम माइनस कर देते हैं, d/k × m+n इसको, तो जो टाइम आएगा वो टाइम इतना होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एक चीज़ तय कर सकते हैं कि d/k का वैल्यू कितना है t × m+n, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2t × m+n, और यहाँ देखिए अगर वही वैल्यू हमने रखा d/k का, तो m+n कैंसिल, t ये आ गया देखिए 2 × m+n -1 × t। इसका कंपैरिजन कीजिए इसके साथ, n का वैल्यू कितना आएगा m+n। क्लियर है, कोई दिक्कत, n का वैल्यू कितना आएगा m+n। ये इस मेथड से हमने देखा कि नंबर ऑफ मीटिंग्स जो है वो किसके बराबर आया, m+n के। यहाँ हमने रिप्लेस किया है, देखिएगा d/k का वैल्यू t × m+n आ रहा है, d/k का वैल्यू t × m+n रख दिया, यहाँ भी d/k का वैल्यू t × m+n रखा है, m+n कैंसिल, t आ गया। अब कॉमन ले लिए, इसको कंपेयर किया हमने, यहाँ तक का टाइम इतना आया और वो बता रहा है इतना होना चाहिए, तो दोनों इक्वल करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा m+n। यानी यहाँ पर जो मीटिंग हो रहा है वो कौन सा मीटिंग है, m+n मीटिंग है। तो डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं, अगर रेशियो v1 v2 का m/n है तो ये टोटल जो जर्नी है 30 घंटे की, इसमें नंबर ऑफ मीटिंग्स कितना हो जाएगा 3 + 5 यानी 8। टोटल इंटरेक्शन 10 हो रहे थे, तो बाकी 2 क्या होगा, ओवरटेक्स, ठीक है। तो यहाँ तक का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ तक के क्वेश्चन के लिए हमको पोजीशन टाइम ग्राफ की आवश्यकता नहीं है। कहाँ आवश्यकता होगी, अगर इसमें ये बोला जाए कि 5वां ओवरटेक जिस समय होगा उस समय तक कितना टाइम बीत चुका होगा, नहीं, इस तरह का क्वेश्चन कर दे तो 5वां ओवरटेक हमको निकालना पड़ेगा। पहला ओवरटेक, ये दूसरा ओवरटेक, 30 घंटे की जर्नी में 2 ओवरटेक हो रहे हैं, 5वां ओवरटेक कितने घंटे की जर्नी में आएगा, 30 वाला 2 यानी 60 घंटा बीत जाएगा। उसके बाद कितना टाइम पहला ओवरटेक ले रहा है ये हम लोग निकाल पाएँ तो 60 घंटे में उतना टाइम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है, तो क्वेश्चंस पर आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप लोग पोजीशन टाइप ग्राफ खींचना सीख गए हैं, कंसेप्ट इसका सीख चुके हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। आज समय कुछ ज़्यादा हो गया है तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी बात करेंगे हम लोग, और जो दूसरा एग्जाम्पल्स हमने लिखा था उसको डील करेंगे। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगर समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, और मैं प्रयास करूँगा कि अगले वीडियो में आपके उस समस्या का समाधान कर सकूँ। और जो सबसे बड़ी बात, वीडियो उसको शेयर करना मत भूलिए, प्लीज़ शेयर किया कीजिए वीडियो को। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को आप देख सकें और उससे लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।